लास्ट वीडियो में का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने आपसे पूछ रखा था कि अ मेडिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द म्यूटेशन इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम, ब्लूम सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पॉली सिंड्रोम एंड पेरे रॉबिन सिंड्रोम। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ब्लूम सिंड्रोम। ब्लूम सिंड्रोम क्या है? ब्लूम सिंड्रोम इज ए कंजेनाइटल, जिसे हम कंजेनाइटल टेलेंजेक्टिक एरिथमा भी कहते हैं। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर या डिजीज कॉज बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, फॉर एग्जांपल म्यूटेशन इन ब्लूम जीन। इट इज़ ए कैरेक्टराइज बाय द फेशियल रेसेस, इसमें फेस पे रेसेस बन जाते हैं। माइल्ड इम्यून डिफिशियंसी, इम्यूनिटी डिफिशियंसी हो जाती है। एंड डॉर्फिज्म होता है, जिसे शॉर्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। ह्यूमन ब्लूम cells are sensitive to DNA damaging agents such as a UV ray। तो हमने क्या बात किया कि ब्लूम सिंड्रोम जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें स्किन पे रैसेस बन जाते हैं एंड इसके अलावा शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड होता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड, ओके। एंड इसमें जो हमारा BLM जीन है इसका म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। और यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिश्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो आज हम बेसिकली टिश्यू के बारे में बात करेंगे एंड इसके रिगार्डिंग बनने वाले क्वेश्चन, और साथ में हम पिछली वीडियो की तरह थियरी भी कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। टिश्यू का कौन सा एग्जाम्पल है? ब्रेन, ब्लड्स, लिवर एंड स्टमक। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ब्लड। ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू एंड जो इसके अलावा जो ब्रेन, लीवर एंड स्टमक है वो सारे ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिफिलिस एंड स्क्लेरोसिस। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सिफिलिस इज अ करेक्ट आंसर। SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड स्क्लेरोसिस इज जो है वो हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और सिफिलिस हमारा एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है कॉज बाय ट्रोपोनेमा पैलिडम, ठीक है। नेक्स्ट कुछ थियरी दी गई हैं इसके रिगार्डिंग कि अ डिजीज विच इज कॉज बाय ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस आइदर बाय बी लिम्फोसाइट और एंटीजन और ऑटो एंटीजन कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके के हैं। द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज और सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, जिसे SLE कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मैस्थेनिया ग्रेविस, क्रॉनिक थायरॉइडाइटिस एंड रेटर सिंड्रोम एंड ग्रेव्स डिजीज। ये जितने हैं वो सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ पेशेंट एडमिट विद ऑटो इम्यून डिजीज। एक पेशेंट है जो कि एडमिट है ऑटो इम्यून डिजीज के साथ। आस्क द नर्सेज व्हाट इज मीन्स, और नर्स से पूछता है इसका क्या मतलब है, मीन्स ऑटो इम्यून का क्या मतलब है, पेशेंट नर्स से पूछ रहा है। द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स, नर्स के द्वारा कौन सा स्टेटमेंट जो है अप्रोप्रिएट रहेगा। पहला है कि इम्यून सेल प्रोड्यूस सो मैनी एंटीबॉडी, जो इम्यून सेल्स होते हैं बहुत सारे एंटीबॉडी से मिलके बने होते हैं। दूसरा है इम्यून सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई टू रैपिडली, इम्यून सेल जो होते हैं ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। तीसरा है इम्यून सेल आर नॉट प्रोड्यूस इन सफिशिएंट अमाउंट, जो इम्यून सेल है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन जो है, इम्यून सेल आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, जो इम्यून सेल होते हैं वो यह आइडेंटिफाई करने में अनेबल होते हैं कि कौन सा सेल अपना है और किस सेल पे अटैक करना है और किस पे नहीं करना है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में वो अनेबल रहते हैं, तो वो अपने सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और खुद के ही सेल पे अटैक करने लगे तो ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर ऑफ एसएलई इज, एसएलई का मेन फीचर क्या है? रेड रेसिस ओवर द चिक, स्मॉल वेसिकल्स एंड पोस्ट्यूल्स एंड सोरियोसिस। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रेड रेसिस ओवर द चिक्स। कुछ थियरी दी गई हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि अ सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस इज अ chronic autoimmune disease of connective tissue involving multiple organ system। ठीक है, इसमें मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं और यह एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट्स नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कैरेक्टराइड एरिथमेटस, इसका मतलब रेड बटरफ्लाई रैसेस ओवर द नोज एंड चिक, नोज और चिक के पर बटरफ्लाई सीप का रैसेस हो जाता है। उसके अलावा कह रहा है द डिजीज इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन ओमन, यह डिजीज ओमन में ज़्यादा होता है। द रेशियो ऑफ द 8:1 स्पेशली ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग एज, और ख़ास करके और चाइल्ड बियरिंग एज में यह ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि द एसएलई इज अ डिजीज ऑफ बोन, एरिथमा एंड एरिथ्रोसाइट एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड जॉइंट। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इससे पहले जब हमने एसएलई के बारे में पढ़ रहे थे तो यहीं पे हमने देखा है कि यह एक कनेक्टिव टिश्यू से होने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। एसएलई का क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्लासिकल सिम्टम्स क्या है? फटीग एंड फीवर एंड वेट लॉस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड इसके अलावा सुपरफिशियल लीजन ओवर दी चेक एंड नोज़। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारा नोज़ होता है एंड चिक होता है उस पर रैसेस ओवर दी नोज़ एंड चिक पे बन जाते हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फन सिंड्रोम इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, मॉर्फन सिंड्रोम डिसऑर्डर है नर्वस टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू एंड सीएनएस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मॉर्फन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मॉर्फन सिंड्रोम क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मॉर्फन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा यहाँ कनेक्टिव टिश्यू जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसका जो इटियोलॉजी है, डिफेक्ट इन फेवरी लाइन प्रोटीन फोस्ट जो होता है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से यह डिजीज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ 2 और मोर टिश्यू इस टर्म ऑर्गन, सीरस मेम्ब्रेन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है organ is a correct answer. A body structure made up of 2 or more tissue that all the contribute to perform same specific function called organ। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है organ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज़ वाइडली एंड अबंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर बॉडी। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है अबंडेंट अमाउंट में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दी आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा वो कनेक्टिव टिश्यू जाएगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारे बॉडी में अबंडेंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कम्पोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, सिंपल, स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड एंड कॉलुमनार। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सी इज अ करेक्ट आंसर, स्ट्रैटिफाइड। इपिथेलियल
with the multiple layer of cell called stratified epithelium या laminated epithelium। इस stratified epithelium को इस stratified epithelium को हम laminated epithelium के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल आर क्यूब शेप। जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होते हैं ये क्यूब शेप के होते हैं। दूसरा कह रहा है कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। तो अभी हमने जस्ट ऊपर बात किया कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल मल्टीपल लेयर्स के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सी कह रहा है कि स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल हैज़ अ मैनी लेयर ऑफ द सेल। यस। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि द सिंपस कॉलुमनार एपिथेलियल हैज़ अ फ्लैट स्केल लाइक अ सेल। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है कि स्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियल सेल है वो मल्टीपल लेयर के होते हैं, मैनी लेयर हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर जो जाएगा वो सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटन मसल्स इज ट्रोपोनिन, टाइटिन एंड ट्रोपोमाइसियम एंड एक्टिन। तो जो हमारे जो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो हमारा एक्टिन होता है। ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन जो है वो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन है। मतलब ऐसा प्रोटीन जो रेगुलेट करता हो, मीन्स कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको रेगुलेटरी प्रोटीन करते हैं, जिसके अंतर्गत ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन आते हैं। एंड जो हमारा जो टीटीन है वो हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ ट्रोपोमाइसिन इज अ मसल्स फाइबर विच इज अ प्रोटीन ऑफ। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो ट्रोपोमाइसिन है वह एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है। रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है skeletal muscles under microscope have a cross striation formed by dark and light band. The dark band are formed by the protein actin, myosin, chronin and myosin. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मायोसिन इज अ करेक्ट आंसर। एक्चुअली हम डार्क एंड लाइट बैंड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मसल्स जो होती है, सबसे पहले मसल्स, ठीक है, ये मसल्स फाइबर एंड मसल्स फाइबर के बाद मायोफाइब्रिल। ठीक है। मायोफाइब्रिल के बाद टू फिलामेंट होते हैं। यह टू फिलामेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है थिक, एक होता है थिन। जो थिक है मीन्स जो थिक है वो डार्क बैंड है। ठीक है। और जो थिन है वो लाइट बैंड है। और इस डार्क बैंड को हम मायोसिन बोलते हैं एंड इस थिन या लाइट बैंड को हम एक्टिन के नाम से जानते हैं, और इसे आई बैंड के नाम से भी जानते हैं, आई बैंड के नाम से जानते हैं, थिन फिलामेंट के नाम से जानते हैं, एंड इसे हम ई बैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा मायोसिन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल्स। विजुअल नहीं है आई थिंक। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज एक्टिनोमाइसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्रोपोनिन एंड फास्फोक्रेटिनिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ATP एडीनिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। एंड ट्रोपोनिन के बारे में अभी हमने बात किया कि ट्रोपोनिन जो है एक रेगुलेटरी प्रोटीन है।
ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द सार्कोमियर रिफर टू दैट पोर्शन ऑफ द मायोफैब्रिल बिटवीन ए एंड एच बैंड, ए एंड आई बैंड, ए एंड एच जेड बैंड एंड टू जेड बैंड। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा टू जेड बैंड को हम सार्कोमियर कहते हैं। एंड इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि सार्कोमियर क्या होता है। ठीक है, तो सार्कोमियर जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर, इसकी कुछ थियरी भी नीचे दी गई हैं, तो हम पढ़ लेते हैं इसको कि जो सार्कोमियर इज अ यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोफैब्रिल ऑफ द मसल सेल मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट अरेंज बिटवीन टू जेड डिस्क। ठीक है, टू जेड डिस्क के बीच में अरेंज्ड होता है। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो जेड लाइन है सेपरेट करती है सार्कोमियर फ्रॉम नेक्स्ट सार्कोमियर को, वन सार्कोमियर को एंड नेक्स्ट सार्कोमियर से ये सेपरेट करती है, और ये हमारी जेड लाइन है, टू जेड लाइन है, और ये वन सार्कोमियर को नेक्स्ट सार्कोमियर से ये अलग करती है। ए बैंड को हम मायोसिन के नाम से जानते हैं एंड एक्सटेंड इन एच जोन एंड ऑल्सो इंक्लूड पार्ट ऑफ थिन बैंड। आई बैंड को लाइट बैंड एक्टिन के नाम से जानते हैं। टू हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड इन्वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट जो है एच जोन मेड अप ऑफ ए बैंड। एच जोन जो है ए बैंड से ही मिलकर के ही बना है एच जोन, एंड इसे हम जी ए बैंड जो है उसको डार्क थिक बैंड के नाम से भी जानते हैं, जिसे मायोसिन भी कहते हैं, प्रेजेंट बिटवीन टू आई बैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द below is true statement about the H zone of the sarcomere? It contain thin filament only. It contain thick and thin filament lying side by side, and it is devoid of thick and thin filament. And it contain of thick filament only. तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो है इट कंटेन थिक फिलामेंट ओनली। डी इज अ करेक्ट आंसर। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो हमारा एच बैंड होता है मेड अप ऑफ ए बैंड से ही मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्डियक मसल्स? कार्डियक मसल्स के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? तो जो हमारा यहाँ ऑप्शन है ग्लूकोज है, फैट है, प्रोटीन है, लैक्टिक एसिड। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो है फैट। फैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ थियरी भी दी गई हैं कि फैटी एसिड आर द हार्ट्स मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, कि हार्ट की मसल्स के लिए फ्यूल का काम करता है फैटी एसिड। ऑल्दो कीटोन बॉडीज एंड लैक्टिक कैन सर्व एज अ फ्यूल फॉर हार्ट मसल्स। इन फैक्ट हार्ट मसल्स कंज्यूम acetoacetate in preferences to glucose. There is no glycogen stored into the हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स के अंदर किसी तरीके का ग्लाइकोजन मसल्स जो होती हैं ग्लाइकोजन्स होते हैं स्टोर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ मसल्स रिलैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकर? ऑल द एटीपी इज यूज्ड ऑफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्टिन बाइंडिंग साइट आर सैचुरेटेड, the nerve stimulate is forceful and the nerve stimulus is removed। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है द नर्व स्टिमुलस इज रिमूव्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइप ऑफ मसल्स स्टैटेड, नॉन स्टैटेड, कार्डियक एंड ऑल। तो जो हमारा मसल्स होता है स्टैटेड भी होता है, नॉन स्टैटेड भी होता है, कार्डियक मसल्स भी होती हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। कुछ थियरी में कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चरल मसल्स टिश्यू इज इन द ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, द स्मूथ,
जिसे स्ट्रेटिफाइड स्केलेटन इज स्ट्रेटिफाइड एंड कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी इन फीमर, इन ह्यूमरस, इन स्टमक एंड इन कैप स्कैपुला। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स जो होती हैं हमारा स्टमक होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ थियरी है कि मसल्स टिश्यू दैट लैक क्रॉस स्ट्रेशन ऑन इट्स फाइबर, ऐसा मसल्स टिश्यू जिसमें क्रॉस स्ट्रेशन जो होते हैं absent होते हैं, उनकी कमी होती है इट्स फाइबर, जिसके फाइबर में, एंड वर्क इनवॉलेंटरली कॉल्ड स्मूथ मसल्स, और वह मसल्स इनवॉलेंटरी काम करता है, स्मूथ मसल्स कहलाता है। इन फाउंड प्रिंसिपली इन विसरल ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूटरस, इन सब में प्रिंसिपली जो होती हैं विसरल मसल्स पाई जाती हैं। रेक्टस एब्डोमिनस इज द लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स, जो हमारा रेक्टस एब्डोमिनस जो होता है, जो एब्डोमेन का मसल्स है, वो लॉन्गेस्ट मसल्स स्मूथ मसल्स है। एंड in our body and sartorius is a largest skeleton muscle, जो sartorius है वो largest skeleton muscles है, ठीक है। sartorius कहाँ प्रेजेंट होता है कि प्रेजेंट इन थाई में प्रेजेंट होता है अराउंड द फीमर एंड एक्सटेंड अप टू दी नी तक ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन फीमर, ह्यूमरस एंड स्कैपुला फाउंड स्केलेटल मसल्स नॉट स्मूथ मसल्स। इस कह रहा है कि जो ऑप्शन में दे रखा है ना कि फीमर, ह्यूमरस, स्कैपुला, तो वही कह रहा है कि ये सभी जो मसल्स जो है स्केलेटन में पाए जाते हैं, नॉट ए स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल्स नहीं होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है स्टमक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव अ इनवॉलेंटरी मसल्स एक्सेप्ट। ये सभी मसल्स के पास इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं एक को छोड़ करके। इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल्स या इंटेस्टाइन मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट मसल्स। तो हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट सभी इनवॉलेंटरी मसल्स है एक्सेप्ट स्केलेटल मसल्स को छोड़ करके। स्केलेटल मसल्स जो होती है हमारी वॉलेंटरी मसल होती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा ये रहा स्केलेटल मसल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स अगर हम देखें तो स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड हमारा ये है स्मूथ मसल्स। और इसकी एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे स्ट्रेशन की बात करें तो हमने अभी देखा था कि स्ट्रेशन जो है वो हमारे स्केलेटल वाले में प्रेजेंट रहेगा और हमारे कार्डियक में भी प्रेजेंट रहेगा एंड हमारे स्मूथ मसल्स में एब्सेंट रहेगा। इससे रिगार्डिंग हमने एक ऊपर क्वेश्चन भी किया है कि स्ट्रेशन किस में एब्सेंट रहता है, तो हमारे स्मूथ मसल्स में स्ट्रेशन जो है वो एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट जो है नेचर की बात करें तो ये वॉलंटरी नेचर का होता है स्केलेटन, एंड कार्डियक इनवॉलंटरी होता है, एंड स्मूथ मसल्स जो भी हमारा होता है वो भी इनवॉलंटरी होता है। नेक्स्ट लोकेशन की बात करें तो स्केलेटन मसल्स जो होती है बोन से अटैच होती हैं, और कार्डियक मसल्स हार्ट से अटैच होती हैं, मायोकार्डियम, एंड विसरल जो हमारा स्मूथ मसल्स होती हैं विसरल ऑर्गन से होती हैं, ठीक है। अगर इसके शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, और कार्डियक मसल शॉर्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड होते हैं, एंड जबकि जो स्मूथ मसल्स होता है स्मूथ एंड स्पिंडल शेप का होता है, जो इसका शेप है स्पिंडल शेप का है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कार्डियक मसल्स यूनी भी हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, जबकि स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें स्टेशन तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि स्टेशन कार्डियक में प्रेजेंट, स्केलेटन में प्रेजेंट होगा, कार्डियक में भी प्रेजेंट होगा, और स्मूथ मसल्स में हमारे यह absent होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटीग के आधार पर कि जो स्केलेटल मसल्स होता है वो उसमें फटीग प्रेजेंट होता है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो फटीग हो जाते हैं, तो इसमें यानी जो हमारा स्केलेटल मसल्स है जो हमारे बोन से अटैच है उसमें स्केलेटल में फटीगनेस प्रेजेंट है। एंड कार्डियक की बात करें तो इसमें नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एंड स्मूथ मसल्स में भी नॉट प्रेजेंट, मतलब ये दोनों कभी थकते नहीं हैं, ठीक है। एंड अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो सीएनएस से होता है। हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं सीएनएस इसको सप्लाई करती है। एंड हमारे कार्डिक मसल्स को और स्मूथ मसल्स को एनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसको नर्व सप्लाई करती हैं। एंड इसके अलावा आईसीडी की बात करें, आईसीडी मतलब इंटरकैलकुलेटेड डिस्क। अब इंटरकैलकुलेटेड डिस्क क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्व सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इट इज़ अ मसल्स फोल्ड टू ट्रांसफर द नर्व मसल्स, और ये मसल्स फोल्ड को ट्रांसफ़र करती हैं, नर्व सप्लाई ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ डिफ्रेंसिएशन या क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल्स फाइबर के बारे में। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन अ विसरल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि वॉलेंट्री होती है, कार्डियक होती है, एंड मायोकार्डियम एंड इनवॉलेंट्री। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाएगा वो है इनवॉलेंट्री, ठीक है। जो हमारे मसल्स जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होने वाले जो मसल्स पाए जाते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स इज। स्मूथ मसल्स की क्या फंक्शन है? क्रिएट हीट क्रिएट करता है, प्रोपेल ब्लड इनटू द सर्कुलेशन सिस्टम एंड प्रोपेल फूड थ्रू द जीआईटी एंड क्वेश्चन ऑर्गन। तो अभी हमने बात किया है कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं हमारे जीआईटी में, लीवर में, विस्ट्रल, ये सभी ऑर्गन में होती हैं। तो ये प्रोपेल फूड थ्रू द जीआईटी। तो ये जो आंसर है हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन में हम बात कर लें कि ओवरऑल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। टिश्यू और टिश्यू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसके मिसक्लेनियस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ। लाइफ का कौन सा फीचर नहीं है? ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो जो हमारा करेक्ट इस आंसर इसमें जाएगा वो जाएगा डी, ऑर्गन सिस्टम। एक्सेप्ट ऑर्गन सिस्टम, अदर ऑप्शन आर बेसिक लाइफ प्रोसेस दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग, ठीक है। 6 मोस्ट important life process of the human body that are metabolism, responsiveness, movement, growth, differentiation and reproduction. Cell, tissue, organ system and whole body are a structural hierarchy है, compositional system of the body है। मतलब ये ऑर्गन सिस्टम, सेल, टिश्यू जो मिलकर के बनते हैं ना ऑर्गन सिस्टम, वो चीज़ है। ये हमारे इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमोंग दीज विच ऑफ दी नोबल गैसेस एक्सेप्ट। सभी नोबल गैसेस है, एक को छोड़ करके। तो हमने पढ़ रखा है कि हीलियम, नियोन, आर्गन जो होते हैं वो सभी एक ग्रुप के अंदर आते हैं और यह नोबल गैसेस कहलाते हैं। और एक्सेप्ट फ्लोराइड, फ्लोराइड जो होता है हमारा नोबल गैस नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि द नोबल गैसेस आर द केमिकल एलिमेंट ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। These are most stable element due to maximum number of electron in their outer cell। इसके outer cell में maximum number of न्यूट्रॉन होते हैं। Naturally occurring 6 noble gases helium, neon, argon, krypton,
जिनॉन एंड द रेडियो एक्टिव रेडॉन, ये जो होते हैं हमारे नोबल गैसेज होते हैं एक्सेप्ट फ्लोराइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइटोसिस इज अ कंडीशन ऑफ, माइटोसिस कंडीशन है सेल जिसमें सेल का ब्रेकडाउन होता है एंड सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन एंड सेल डेथ, सेल डिवीजन विथ हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन। माइटोसिस की कंडीशन में सेल का डिवीजन तो होता है लेकिन सेल में के अंदर रिडक्शन नहीं होता है, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। जिससे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो 46 जो क्रोमोसोम्स है, जो पैरेंटल 46 क्रोमोसोम है जो कि डिप्लॉयड सेल है 2n है, वो डिवीजन होने के बाद 46 बनते हैं, 46 में बनते हैं डॉटर सेल बनते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं 2n होते हैं। तो इनके नंबर में किसी तरीके का रिडक्शन नहीं होता है, सेल का डिवीजन तो होता है, नंबर में रिडक्शन नहीं होता है। फिर कह रहा है कि when daughter cell contains same number of the chromosomes and the division in माइटोसिस, मतलब जो डॉटर सेल है सेम कंटेन हो क्रोमोसोम, डिवीजन के बाद भी सेम कंटेन हो, उसमें किसी तरीके का रिडक्शन ना हो, वो कहलाता है माइटोसिस। एंड इसके अलावा अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं पैरेंटल सेल्स में। मियोसिस फर्स्ट के बाद 23 क्रोमोसोम्स एंड 23 क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइडेड हो जाते हैं। फिर म्यूसिस जब सेकेंड होता है तो 23 एक सेल जो होता है 2 सेल में डिवाइडेड होता है एंड दूसरा सेल फिर तो एक सेल प्राइमरी प्रिंसिपल सेल हमारा एक सेल रहा और उसके बाद 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो वो कहलाता है हमारा म्यूसिस के कंडीशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं कि 2n मतलब डिप्लॉयड सेल है, म्यूसिस फर्स्ट में n का हुआ, उसके बाद म्यूसिस सेकंड में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। डेफिनेशन कह रहा है कि व्हेन द डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब जो डॉटर सेल होती हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कंटेन हो एंड दिस डिवीजन इज नोन एज अ मियोसिस, इस डिवीजन को हम मियोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा सबसे पहले होता है प्रोफेज, उसके बाद होता है मेटाफेज एंड उसके बाद होता है हमारा एनाफेज एंड उसके बाद टेलोफेज। तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस इसमें जो बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है, तो हमारा सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट मेटाफेज, मेटाफेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमेटिड होते हैं? 1 इन माइटोसिस एंड 2 इन मियोसिस, 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो एंड फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस एंड 2 इन माइटोसिस एंड 4 इन मियोसिस। तो जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड होते हैं मेटाफेज में दोनों में ही इक्वल होते हैं, बोथ इन 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों ही फेज में 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द केमिकल फोर्स और बाउंड लिस्ट बिलो द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज वैंडर वॉल, डिपोल वॉल एंड कोवैलेंट वॉल एंड हाइड्रोफोबिक वॉल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है कोवैलेंट वॉल। आइकोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एंड वॉलर वॉल एंड डिपोल और एंड हाइड्रोजन बॉन्ड और वीकर बॉन्ड। जो जो हमारा वॉन्डर वॉल होता है एंड डिपोल वॉल होता है, हाइड्रोजन वॉल, हाइड्रोफोबिक वॉल होता है, ये हमारा जो होता है वीक बॉन्ड होता है, जबकि हमारा कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस बाय which cell of the human body absorb molecules such as protein by engulfing them is called lipid diffusion, aqueous diffusion, exocytosis, endocytosis. तो हमारे यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा एंडोसाइटोसिस इज अ करेक्ट आंसर. एंडोसाइटोसिस इज अ मेथड ऑफ इंजेक्शन ऑफ फॉरेन सबस्टांसेस बाय अ सेल. सेल के द्वारा फॉरेन सबस्टांसेस को इनगल्फ कर लिया जाता है, इंजेस्ट कर लिया जाता है. एंड फैगोसाइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस इज अ 3 स्टेजेस प्रोसेस बाय विच फैगोसाइट्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज होते हैं इनगल्फ ऑफ द डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनगल्फ करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड अदर फॉरेन एंटीजन एंड सेल डेब्राइव्स को. एक्जोसाइटोसिस इज अ डिस्चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सेल्स. जो सेल से डिस्चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक्जोसाइटोसिस कहलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच प्लेन डिवाइड द ब्रेन इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन. तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन कह रहा है कि फ्रंटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एंड मिड सजाइटल प्लेन एंड पैरासजाइटल प्लेन. तो जो हमारा सजाइटल प्लेन होता है वो किसी भी चीज़ को इक्वल में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट इक्वली डिवाइड करता है. लेकिन ये पैरासजाइटल का मतलब होता है जब ये सजाइटल का ही पार्ट है, जब बॉडी को अनइक्वल पार्ट से वो डिवाइड करे. लेफ्ट एंड राइट तो डिवाइड करेगा लेकिन अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करे तो हमारा पैरासजाइटल कहलाता है. तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी आंसर चला जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी कुछ थियरी नीचे दी गई हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द प्लेन दैट पासिस थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइडेड इनटू द इक्वल राइट एंड लेफ्ट. यस. तो हमने क्या बात किया कि जो हमारा सजाइटल प्लेन जो होता है मिड सजाइटल प्लेन, तो इक्वल पार्ट में राइट और लेफ्ट में वो डिवाइड करेगा. पैरासजाइट अनइक्वल बॉडी लेफ्ट एंड राइट तो करेगा लेकिन अनइक्वल पार्ट में करेगा. लेकिन जो हमारा मिड सजाइटल है वो बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा मिड सजाइटल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ enantiomer is only that they are chemical and identical, only that they are a mirror image of each other, both A and B. एंड तो हम बात कर लेते हैं इनैंटीमर क्या होता है. इसे ही हम इनैंटीमॉर्फ और वन ऑफ द पेयर ऑफ आइसोमर विच ऑफ दीज इज़ अ मिरर इमेज. ये दोनों जो होते हैं प्रत्येक जो है मिरर इमेज ही है. and they have the identical in chemical, they have identical in a chemical structure, but it in a solution one rotate a beam of polarized light in one direction and that other in opposite direction. Isomer called dextro if they are rotate light to light and levo if they rotate light to left. ठीक है. तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट बाय अल्कलाइन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन एंड इमल्सिफिकेशन एंड पैराडॉक्सिफिकेशन. तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा स्पोनिफिकेशन कहलाएगा. लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एस्टरिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन एंड इमल्सिफिकेशन एंड पैराडॉक्सिफिकेशन के बारे में, चारों के बारे में लिखना है कि क्या कौन चीज़ होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टिश्यू विथ द naked eye to study disease called. The what is the observation of the tissue with the naked eye to study disease called.
molecular pathology, experimental pathology, clinical pathology, and gross pathology. So, gross pathology means a microscopic manifestation of the disease in organ and tissue that can be seen by naked eye. Example, a malignant tumor. ठीक है, तो इस थियोरी के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि जो ग्रोस पैथोलॉजी का मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, जिसे हम माइक्रोस्कोपिकली हम देख रहे हैं एंड इन ऑर्गन में एंड टिश्यू दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंट ट्यूमर. क्लिनिकल पैथोलॉजी मीन्स पैथोलॉजी दैट यूज क्लिनिकली एनालिसिस एंड अदर लैबोरेटरी प्रोसीजर इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी कहलाएगी. एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द डिजीज इंक्लूड आर्टिफिशियली एंड इंटेंशनली स्पेशली इन एनिमल. मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का मतलब द स्टडी इन पैथोलॉजी डिफेक्ट इन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के अंदर. तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस पैथोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि बायोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. बायोलॉजिकल बैरियर सभी हैं एक को छोड़ करके. पहला ऑप्शन है रीनल ट्यूब्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरी वॉल एंड प्लेसेंटा. तो जो हमारा बायोलॉजिकल बैरियर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होती हैं, कैपिलरी की वॉल भी होती हैं एंड प्लेसेंटा भी होते हैं. एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा रीनल ट्यूबल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कांट बी परमिट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन. लिपिड सॉल्युबल, नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंसेस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस. तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस इज अ करेक्ट आंसर. थोड़ी सी थ्योरी से हम पढ़ लेते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव डिफ्यूजन. जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वह पैसिव डिफ्यूजन का एग्जांपल है. इसमें सॉल्यूट जो होते हैं पैसिव डिफ्यूजन में, सॉल्यूट और जो भी सब्सटेंस से मूव करते हैं क्रॉस ऑफ मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी. मीन्स ये जो पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है इसमें किसी तरीके की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एक्टिव डिफ्यूजन में एनर्जी की आवश्यकता होती है. नॉन पोलर हैव नो चार्ज. नॉन पोलर का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड नाइट्रोजन गैसेस. एंड मूव करते हैं क्रॉस द लिपिड bilayer of cell membrane through the process of simple diffusion. ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, नाइट्रोजनस गैसेस, ये सारे जो होते हैं लिपिड बाइलेयर से सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्रॉस कर लेती हैं, लेकिन कांट परमिट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन. तो जो हमारा हाइड्रोफिलिक है इसमें करेक्ट आंसर चला जाएगा. एंड इसके अलावा हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि हाइड्रोफिलिक क्या है. तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस विल नॉट बी एबल टू पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन. इट में रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मीन्स इसमें ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता पड़ेगी ट्रांसफ़र होने के लिए, किस क्रॉस करने के लिए. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है इसमें चला जाएगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक डिकम्पोजिंग टिश्यू दैट इज डिवोड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन, एट्रोफी, गैंग्रीन एंड एरिथमा. तो जो हमारा ब्लैक एंड डिकम्पोजिंग टिश्यू है वो गैंग्रीन कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ क्लोजर ऑफ कंजेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस या ट्यूबुलस ऑर्गन इज कॉल्ड. मतलब जो यह कंजेनाइटली अब्सेंस हो या जो भी उसके नॉर्मली ऑरिफिस होते हैं
वो क्लोज हों, ओपन नहीं हो, चाहे वो ट्यूबल्स हो, ऑर्गन का कोई ट्यूबल्स हो, तो फिस्टुला कहलाता है, ट्रेशिया कहलाता है, हर्निया है, स्टेनोसिस। तो जो हमारा एट्रेशिया होता है वो किसी भी ब्लाइंड वाले पोर्शन को जो कोई भी ट्यूब्स हो ओपन ना हो, तो वो हमारा जो होता है एट्रेशिया कहलाता है, जिससे हम एट्रोफेगस यूसोफेगस एट्रेशिया, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा यूसोफेगस है वो ब्लाइंड होता है दोनों ही तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? एंटोनियो ल्यूनहॉक। तो हमने बात किया था सेल वाले पार्ट में कि इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, लिविंग सेल की खोज की थी। एंड विलियम हार्वे जो थे कि ब्लड सर्कुलेशन जो हम पढ़ते हैं उसकी खोज के बारे में बताया था। एंड रॉबर्ट ब्राउन जो कि न्यूक्लियस का इन्होंने खोज किया था। एंड ग्रेगर जो मॉडल जो है वो उन्होंने ये हेरिडिटरी के प्रिंसिपल को बताया था। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ग्रेगर जोन मॉडल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकसिस। म्यूकस में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसे म्यूनिन कहते हैं, म्यूसिन कहते हैं, ग्लूटेन कहते हैं या मायोसिन कहते हैं। तो म्यूकस के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को हम म्यूसिन के नाम से, म्यूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन म्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का कि the analysis of the pattern of the loci of structure within the body plan of an organism that form the basis axonomic categorization, comparatively morphology, experimental morphology, molecular morphology, functional morphology। तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लार्ज हिप्ड ऑफ मास ऑफ स्कार टिश्यू। ठीक है, डेवलप एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज कॉल्ड एक्ने सरफेस, कॉन्ट्रैक्चर स्कार एंड हाइपोट्रॉफिक स्कार एंड किलोइड। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है किलोइड। किलोइड जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लेते कि किलोइड क्या है। किलोइड इज एन एक्सुबेडेंट स्कार दैट फॉर्म एंड द साइट ऑफ इंजरी और इन इंसीजन एंड स्प्रेड बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द ओरिजिन रीजन, ये किलोइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का, विच प्रोटीन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन? फाइब्रस प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ग्लोमेरुलर प्रोटीन एंड सिंपल प्रोटीन। तो जो हमारा प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है वह क्लासिफाइड ऑन द फंक्शन के आधार पर ये डिवाइड होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर प्रोटेक्टिव प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट linear structure of protein joined by peptide bond, three-dimensional structure of protein, helical structure of protein and subunit structure of protein। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो लीनियर स्ट्रक्चर प्रोटीन ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसकी थियरी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज अ लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ द अमाइनो एसिड which referred as a polypeptide chain। Amino acids primarily structured are held together by covalent bond, जो कि सबसे strongest bond है, which formed during process of protein synthesis, translation कहलाता है। And secondary structure of the protein is the three-dimensional form local segment of protein। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इज आर एटॉमिक हैव द सेम मासेस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, कहलाता है आइसोबार। यह क्वेश्चन हमारे रेलवे में भी पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्म लाइन जीन थेरेपी नॉट हेरिटेबल, समटाइम हेरिटेबल एंड अनरिलेटेड टू इनहेरिटेबिलिटी। तो जो हमारा जर्म लाइन जीन थेरेपी है हेरिटेबल इज ए करेक्ट आंसर।
germline gene therapy involves that modify up the defected gene in the sperm and the egg cells to get the future offspring children with the healthy modification chain and the foreign DNA gene जिसे gene कहते हैं and integrated into the cells by using a vector a carrier of DNA, for example virus. Next question है, which of the following are called nucleons? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन अलोन। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड, जहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो साथ में होते हैं, वही न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। इन दोनों से ही मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टिश्यू इज हिस्टोपैथोलॉजी आर कैरिड आउट इन 10% बफर फॉर्मेशन, नॉर्मल सेलाइन, 2% ग्लूटेलिहाइड एंड कॉमी फिक्सेशन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है 10% बफर्ड फॉर्मेशन, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which genetic exchange process in which donor DNA is introduced to the recipient by a virus? Transfection, transformation, conjugation and transduction। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज अ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन bacteria in which a DNA is carried from one bacterium to another by a bacteriophage virus। मीन्स इसमें ट्रांसडक्शन की फेज में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the activation of capsid in is likely to lead to। जो भी कैप्सिस का एक्टिवेशन होता है तो हमारे सेल का डेथ कराता है। तो यहाँ पे एपोप्टोसिस, सेल डेथ, ब्लड कोगुलेशन, माइटोटिक सेल डिवीजन, जीआई एंड एस सेफ ऑफ सेल फेज। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एक्टिवेशन ऑफ द कैस्पेसिस एपोप्टोटिक सेल डेथ, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ कहलाता है। द कैस्पेस इज अ प्रोटीन इज रेगुलेटेड प्रोग्राम सेलुलर डेथ, जिसे एपोप्टोसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैगनोसिस इज कैरेक्टराइज बाय। तो पैगनोसिस में क्या होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइज में श्रिंक होने लगती हैं और एक थ्रेड लाइक कंडेंस बच जाता है टू द सॉलिड स्ट्रक्चर की जैसे, उसे हम पैगनोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है न्यूक्लियर रेशोफिलिक, न्यूक्लियर श्रिंकेज, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, न्यूक्लियस का श्रिंकेज हो जाना ही पैगनोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टिश्यू एंड टिश्यू के बारे में पढ़ा हमने, उसके एमसीक्यू और साथ में हमने थियरी के बारे में पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बेनिफिट हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन for the latest updated and knowledgeable video. Thank you for watching.